नमस् नमस्कार दोस्तों, आप अपने चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया में आज हम आइए स्टडी करेंगे रिबेलियन इन दी कंट्री साइड। ये सब टॉपिक है आपके मेन टॉपिक डिफरिंग स्ट्रैंड्स इन दी मूवमेंट का। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। From the cities, the non-cooperation movement spread to the countryside. It drew into its fold the struggle of peasant and tribals, which were developing in different parts of India in the years after the war. देखिए क्या चीज़ है, शहरों से होकर के ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये देहात में भी पहुंचा, ठीक है। और देहात में पहुंचने के बाद इसने देहात के किसानों और ट्राइबल्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जो पहले विश्व युद्ध के बाद अपने विकास के लिए संघर्ष कर रहे थे, यानी कि लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। आइए अब स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ से मेन पैराग्राफ स्टार्ट होता है। तब तक हम देख लेते हैं एक नया वर्ड जिसका मतलब है बेकार। वर्ड में है बेगार, इसकी मीनिंग लिखी हुई है लेबर दैट विलेजर्स वेयर फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट, यानी कि गाँव के वो लोग, वो मजदूर जबरदस्ती बिना पैसे का काम करवाया जाता है, बेगार कहते हैं, ठीक है। एक्टिविटी में क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या लिखा है। इफ़ यू वेर ए पीजेंट इन उत्तर प्रदेश इन 1920, हाउ वुड यू हैव रिस्पॉन्ड टू गांधीज कॉल ऑफ स्वराज, गिव रीजंस फॉर योर रिस्पॉन्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1920 में होते और उत्तर प्रदेश का एक किसान होते तो गांधी जी के स्वराज के आह्वान पर आप किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देते, ठीक है ना। इसका कारण आपको लिखना है। तो ये एक्टिविटी है, आप इसको ज़रूर लिखिएगा अपने मन से और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आइए देखते हैं आपका टॉपिक क्या है, पैराग्राफ को स्टडी करते हैं। इन अवध peasants were led by Baba Ramchandra, a sannyasi who had earlier been to Fiji as an indentured labor. The movement here was against talukdar and landlords who demand from peasants exorbitantly high rents and varieties of other cesses, है ना। peasants had to do begar and work at landlord's farm without any payment। अब देखिए क्या चीज़ है, अवध की कहानी है। अवध की कहानी क्या है, अवध में जो किसानों का नेतृत्व है वो बाबा रामचंद्र कर रहे थे, जो एक सन्यासी थे, जो पहले ही फिजी में एक बंधुआ मजदूर के तौर पे काम कर चुके थे। देखिए इंडेंचर्ड लेबर, फिजी में बंधुआ मजदूर, इसको ऐसे तो बंधुआ मजदूर बोला जाता है, लेकिन फिजी में इन बंधुआ मजदूरों को गिरमिटिया लेबर भी बोला जाता था, जिससे इन्हें गिरमिटिया लेबर भी नाम पड़ गया, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में इसका मतलब इंडेंजर्ड लेबर ही होता है। तो वो एक बंधुआ मजदूर के रूप में काम कर चुके थे। तो यहाँ पर जो मूवमेंट था वो तालुकदारों के खिलाफ और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ थे, जमींदारों के खिलाफ था, ठीक है। जो कि ये जो लैंडलॉर्ड और तालुकदार थे ये किसानों से जो है बहुत ज़्यादा किराया वसूल रहे थे और उनसे जो है और भी बहुत सारे काम करवा रहे थे। अच्छा, दूसरी बात क्या थी, पीजेंट्स को उनका किराया चुकाने के लिए या फिर उनसे लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए उनके यहाँ बेगारी करनी पड़ती थी लैंडलॉर्ड्स वगैरह के घर पे जा कर, और वो भी बिना किसी पेमेंट के, बिना पैसे के उन्हें अपना ऋण माफ़ करवाने के लिए काम करना पड़ता था, बेगारी करना पड़ता था। आपको बताया ना, बेगार ज़बरदस्ती काम करवाना बिना पैसे दिए किसी को भी, इसे हम बेगारी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर बीइंग रेगुलरली इवेक्टेड सो that they could acquire no right over the leased land. The peasants' move demanded reduction of revenue, abolition of begar and social boycott of oppressive landlords। अब देखिए क्या चीज़ है, तो पट्टेदार के रूप में, टेनेंट्स का मतलब होता है पट्टेदार, यानी छोटी मोटी ज़मीन का मालिक। पट्टेदारी क्या चीज़ होती है, इसको छोटे से वर्ड में आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या होती है, पहले क्या होता था, सरकारें क्या करती थी, जैसे बड़े बड़े ज़मींदारों से या बड़े बड़े तालुकदारों के पास बहुत सारी, जिनके पास ज़मीन होती थी, उनसे थोड़ी सी ज़मीन ले करके, सभी से मतलब थोड़ी थोड़ी ज़मीनें ले करके वो गरीबों को बसा देती थी वहाँ पर, या गरीबों के नाम कर देती थी, भूमिहीन लोगों के नाम, ताकि वहाँ पे वो अपना घर बना सके, खुद का मकान बना सके या फिर थोड़ी बहुत खेती बाड़ी कर सके। तो इस तरह का जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था या फिर ज़मीन के बंटवारे का जो मामला था, इसको क्या बोलते थे, टेन्योर या टेनेंट्स बोला जाता था, ठीक है ना। तो ये एक पट्टेदार के रूप में क्या है, उन्हें किसानों को हमेशा अपने ज़मीन की चिंता लगी रहती थी, उनके टेन्योर का कोई सिक्योरिटी नहीं था, उनके ज़मीन का कोई सिक्योरिटी नहीं था। और दूसरी बात क्या है कि हर समय, ठीक है, उन्हें लैंडलॉर्ड्स और तालुकदारों के द्वारा परेशान किया जाता था
ताकि ये अपने ज़मीन पर कब्जा ना कर सकें या फिर उनके ज़मीन पर उनका कोई अधिकार न रह जाए, या फिर जो वो कर्ज ले रहे हैं ज़मीनों पर, है ना, वो ज़मीन से उसको वंचित कर दिया जाए। तो यही सारी प्रॉब्लम्स की वजह से क्या थे, किसानों का आंदोलन चल रहा था। अच्छा, तो इस वजह से क्या थे, जो किसान थे वो आंदोलन कर रहे थे रेवेन्यू को रिडक्ट करने के लिए, यानी कि जो टैक्स वो दे रहे थे, टैक्स को घटाने के लिए और बेगारी सिस्टम को रोकने के लिए, है ना, इन सारी चीज़ों के लिए वो क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। इसी वजह से उन्होंने क्या था, उग्र हो करके लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ सोशल बाइकआउट करने का भी फैसला कर लिया था। सोशल बाइकआउट्स का मतलब होता है सामाजिक बहिष्कार, यानी कि उन्होंने फैसला कर लिया था कि जमींदारों को हम क्या करेंगे, अपने समाज से बाहर कर देंगे, उन्हें किसी भी तरह की सामाजिक सेवा नहीं देंगे। तो बहुत से प्लेसेस पे क्या हुआ था, इन मेनी प्लेसेस नाई धोबी बंद वेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय द पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड वाशरमैन। ठीक है ना। तो बहुत से जगहों पर क्या हुआ, नाई समाज और धोबी समाज ने क्या किया, लैंडलॉर्ड्स की सेवा करनी बंद कर दी। उन्होंने बंद कर दिया। आपको मालूम ही है कि जमींदार और तालुकदार उस ज़माने में ऐसे होते थे जो घर से बाहर अपना काम करवाने के लिए नहीं जाते थे। बाल कटवाना हो तो नाई को बुला लिया, किसी हजाम को, कपड़े धुलवाने हैं तो धोबी को दे दिया, घर पे कोई नहीं धोएगा, है ना। तो इसी से उग्र होकर के नाई समाज के लोगों ने और धोबी समाज के लोगों ने उनकी सेवा करनी ही बंद कर दी। ठीक है। और पंचायतों में ये पहले ही फैसला कर लिया था कि हम उनका सामाजिक बहिष्कार करेंगे। तो इस तरह से नाई समाज और धोबी समाज ने उसको बंद कर दिया। ठीक है। और बाद में इनके साथ बार्बर और वाशरमैन भी सम्मिलित हो गए, यानी कि मछुआरे और जो बार्बर्स होते हैं, ठीक है ना, बार्बर जान ही रहे, नाई को ही बोलते हैं, है ना, धोबी। तो ये बार्बर और वाशरमैन लोगों की ही पंचायतें थी जिन्होंने जो है कि नाई और धोबी पंचायतें थी जिन्होंने नाईगिरी, या फिर आप कह सकते हैं कि उनकी क्लॉथ्स की जो वॉशिंग थी उसको पूरी तरह से बंद कर दी थी। अब क्या चीज़ है, आगे देखिए। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगन गोइंग अराउंड द विलेज इन अवध टॉकिंग टू द विलेजर्स एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंस। बाय अक्टूबर द और किसान सभा वाज सेट अप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स। अब क्या था देखिए, जून का महीना 1920 में जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या हुआ, उन्होंने अवध के कई गांवों का दौरा किया और वहाँ के गांव वालों से उनकी तकलीफ़ों को जानने की कोशिश की, है ना, उनके तकलीफ़ों के बारे में पूछताछ की। तो पूछताछ करने के बाद अक्टूबर महीने में जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र जी और भी बहुत सारे नेताओं ने मिल करके वहाँ पर क्या किया, अवध किसान सभा का निर्माण कर दिया, सभा का गठन कर दिया जिसका नाम था अवध किसान सभा। ठीक है ना। Within a month, over 300 branches had been set up in the villages around the region. So when the non-cooperation movement began the following year, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasants' struggle into the wider struggle. तो एक महीने के अंदर अवध किसान सभा का निर्माण हो जाने के एक महीने के अंदर 300 से अधिक उसकी शाखाएं भी स्थापित कर दी गई। उसी गांव के आसपास और गांव में मिला करके उसके आसपास के क्षेत्रों में 300 से अधिक ब्रांचेज उसके बना दिए गए। तो जब इन सालों में जब नॉन कोऑपरेशन का विस्तार हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जब विस्तार हुआ, तो कांग्रेस ने ये कोशिश किया, कांग्रेस ने इस चीज़ को लेकर के संघर्ष किया कि अवध किसान सभा भी उसके साथ जुड़ जाए, अवध के किसान भी उसके साथ आ जाए, ताकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो आकार हो वो बहुत बड़ा हो जाए। वो प्रयास उन लोगों ने किया। आगे क्या है देखो, द पीजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज unhappy with. As the movement spread in 1921, the houses of talukdar and merchants were attacked, bazaars were looted and grain hordes were taken over. अब देखिए क्या चीज़ है, लेकिन जिस रूप में यह आंदोलन बढ़ रहा था, इसका विकास हो रहा था, कांग्रेस का जो नेता थे, कांग्रेसी जो नेता थे वो बिल्कुल भी इससे खुश नहीं थे। और जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ा 1921 में, जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ा, है ना, इसने हिंसक रूप ले लिया। इसमें क्या हुआ, जो तालुकदार के घर थे और व्यापारियों के जो घर थे उन पर अटैक किए गए, उन पर हमला किया गया, बाज़ारों में लूटपाट की गई, अनाजों के गोदाम को, अनाजों के भंडार को पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया, ये सारा कुछ हुआ। और आगे क्या हुआ देखिए, इन मेनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस वेयर टू बी पेड एंड लैंड वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल सेक्शन एंड एस्पिरेंट्स। अब क्या है देखिए, बहुत सारी जगहों में लोकल नेताओं ने जनता से ये कह दिया
कि गांधी जी ने ये ऐलान किया है कि अब किसी को कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, अब सभी लोगों में क्या होगा, ज़मीन का पुनः से फिर से बंटवारा होगा गरीबों में, ठीक है। तो गांधी जी का क्या है, समाज के सभी वर्गों में गांधी जी के नाम का इस्तेमाल किया गया, उनके नाम को उछाला गया, यह कह के कि गांधी जी बोले हैं कि अब टैक्स नहीं देना है और ज़मीन का फिर से बंटवारा होगा, सभी लोगों को ज़मीन मिलेगा, तो उनके नाम का इस्तेमाल किया कहीं कहीं पे आंदोलन को। तो इससे क्या हुआ, आंदोलन थोड़ा हिंसक हो गया जोश में आकर के, और इन्हीं सारी बातों को लेकर के जो आपके कांग्रेस के नेता थे वो खुश नहीं थे। यहाँ पर आइए ब्लू बॉक्स में एक इम्पॉर्टेंट आप देखें इन्फॉर्मेशन, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम क्या। इन 1928 में वल्लभ भाई पटेल लेड द पीजेंट्स मूवमेंट इन बारदोली, a taluka in Gujarat, against enhancement of land revenue known as the Bardoli Satyagraha. This movement was a success under the able leadership of Vallabhbhai Patel. The struggle was widely publicized and generated immense sympathy in many parts of India. 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने किसानों के साथ मिलकर के गुजरात में एक तालुका है जिसका नाम है बारदोली, बारदोली में किसानों के लिए इन्होंने एक आंदोलन किया था, ठीक है ना। और ये आंदोलन था आपको लैंड रिवेन्यू के खिलाफ, जो ज़मीन पे कर दिया जाता है उस कर के बढ़ोतरी के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था, और इस आंदोलन का नाम आगे चल करके बारदोली सत्याग्रह पड़ गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर MCQ में पूछता है ये 1 नंबर का क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह के बारे में, किसने ऑर्गेनाइज किया, बारदोली कहाँ पर है, कब हुआ, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आप जरूर याद कर रखिएगा, ठीक है। आगे क्या चीज़ है, देखिए इस मूवमेंट को बहुत बड़ी सफलता भी मिली थी। कारण ये था कि इसके जो नेता थे वल्लभ भाई पटेल, वो बहुत ही काबिल नेता थे, इस वजह से यह काफ़ी सफलतापूर्वक इस सत्याग्रह को चलाया गया, और इस सत्याग्रह का बहुत ज़्यादा विस्तार भी हुआ, इसे बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिली, बहुत पॉपुलर हुआ, प्रसिद्ध हुआ, है ना। और भारत के बहुत सारे देशों में इसे सिंपैथी भी मिली, मतलब लोगों का सपोर्ट भी मिला, सहयोग भी मिला, और लोगों का सम्मान भी मिला। तो फ्रेंड्स ये था आज का आपका टॉपिक, जिसका नाम था रेबेलियन इन दी कंट्री साइड, देहात में किस तरह का रेबल हुआ था। और साथ ही हमने आपको बता दिया बारदोली सत्याग्रह का इंट्रोडक्शन छोटा सा, और नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे आपका अगला टॉपिक, आपका इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको 2 पार्ट में आपको स्टडी करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक रोकते हैं, फिर आपको आगे का पार्ट बता देते हैं। हे फ्रेंड्स, आइए सोर्स बी को स्टडी कर लेते हैं लगे हाथ, है ना। क्या है, ऑन जनवरी 1921 द पुलिस इन यूनाइटेड प्रोविंसेस फायर्ड एट द पीजेंट नियर रायबरेली। जवाहरलाल नेहरू वांटेड टू गो टू द प्लेस ऑफ फायरिंग बट वाज स्टॉप्ड बाय द पुलिस। एजिटेटेड एंड एंग्री नेहरू एड्रेस्ड द पीजेंट हु गैदर्ड अराउंड हिम। दिस इज हाउ ही लेटर डिस्क्राइब्ड द मीनिंग। अब देखिए क्या चीज़ है, 6 जनवरी 1921 की बात है, ठीक है। रायबरेली के पास ही क्या था, पुलिस ने वहाँ के जो संयुक्त मोर्चा के किसान थे उनके आंदोलन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे बहुत से लोग मारे गए, ठीक है। तो गांधी जी इस बात को लेकर के वहाँ का दौरा करना चाहते थे जहाँ पर ये फायरिंग हुई थी, बट उन्हें क्या हुआ, पुलिस वालों ने रोक दिया, जाने नहीं दिया। इससे क्या हुआ, नेहरू जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और तिलमिला उठे, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। तो नेहरू जी ने क्या किया, अपने अगल बगल खड़े जो किसान थे, उन्हें किसानों ने घेर रखा था, तो अपने आसपास खड़े किसानों के सामने ही उन्होंने क्या हुआ, अपना भाषण देना चालू कर दिया। तो उनके भाषण का एक छोटा सा अंश आपके सामने है, आइए इसको स्टडी कर लेते हैं। देखिए क्या है, दे बिहेव्ड एज ए ब्रेव मैन, काम एंड अनरफल्ड इन द फेस ऑफ डेंजर। आई डू नॉट नो हाउ दे फेल्ट, बट आई नो what my feelings were, but a moment my blood was up, non-violence was almost forgotten, but for a moment only the thought of the great leader who by God's goodness has been sent to lead us to victory came to me, and I saw the Kisan seats, and standing near me, less excited, more peaceful than I was, and the moment of weakness passed, I spoke to them in all humility on non-violence. I needed the lesson more than they, and they heeded me and peacefully disappeared. ये कोटेड है ना, सर्वपल्ली गोपाल के द्वारा जवाहरलाल नेहरू का बायोग्राफी लिखा था उन्होंने, वॉल्यूम 1, तो वहीं से इस पैराग्राफ को उतारा है। आइए इसका मीनिंग हिंदी में पढ़ लेते थे। देखिए नेहरू जी ने क्या कहा था, उनका आचरण खतरे के सामने होते हुए भी बहादुर,
शांत और निश्चिंत लोगों जैसा था। ठीक है, निश्चिंत लोगों जैसा था। पता नहीं उन्हें क्या महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे पता है कि वो क्या महसूस कर रहे थे। मुझे पता है मैं क्या महसूस कर रहा था और वो क्या कर रहे थे। एक पल के लिए मेरा खून खौल उठा। ठीक है, और अहिंसा तो न जाने कहाँ ख़त्म ही हो गई। देखिए, नॉन वायलेंस वाज ऑलमोस्ट फॉरगेटन। अहिंसा को लोग भूल ही गए थे। ठीक है, अच्छा, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, बट फॉर ए मोमेंट ओनली, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात कि द थॉट ऑफ द ग्रेट लीडर, यानी कि महान लोगों का विचार, हु बाय गॉड्स गॉडनेस हैज़ बीन सेंट टू लीड अस टू विक्ट्री, जिन्होंने ईश्वर की कृपा से हमें इस विजय द्वार तक भेजा है, ले जाने के लिए भेजा है। उन महान विचार के उस महान नेता के विचार मुझे याद आ गए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, has sent to us victory come to me and I saw the किसान seated and standing near me। उस महान नेता के विचार मुझे याद आ गए और मैंने देखा कि मेरे आस पास बैठे और खड़े किसान मेरे से कम उत्तेजित, मेरे से ज़्यादा शांत, मेरे से कम उत्तेजित, मेरे से ज़्यादा शांत थे। ठीक है, अच्छा, आगे क्या देखिए, मोर पीसफुल देन आई वॉज एंड द मोमेंट ऑफ वीकनेस पास्ट आई स्पोक टू देम इन ऑल ह्यूमिलिटी ऑन नॉन वायलेंस। अब क्या चीज़ है इसको देखिए कि